पृथ्वी पर एक दौर था जब 10 करोड़ सालों तक हालात एक जैसे बने रहे। उस दौर ने जीवों के एक समूह को सबसे ताकतवर वंश बनने में मदद की। वो डायनासोर्स का युग था। लंबे समय तक दुनिया में कायम शांति ने डायनासोर्स को बड़ी तादाद में हर तरफ फैलने में मदद की। वो 15 करोड़ सालों तक दुनिया पर राज करते रहे। अगर दुनिया में पहले जैसे हालात बने रहते तो शायद पृथ्वी पर अब भी डायनासोर्स का राज होता। लेकिन सब कुछ बदल जाने वाला था, वह भी एक ही दिन में। माउंट एवरेस्ट जितना एक बड़ा उल्का पिंड बंदूक की गोली से 20 गुना ज्यादा रफ्तार से हमारी पृथ्वी से टकराया। इसने 20 किलोमीटर गहरा और 180 किलोमीटर चौड़ा गड्ढा बना दिया। इससे दुनिया को तबाह कर देने वाली घटनाओं का एक सिलसिला शुरू हुआ। उस विशाल क्रेटर से असली जानलेवा ताकत बाहर आई। वो थी राख और मलबे की सैकड़ों किलोमीटर मोटी दीवार, जिसने पूरी दुनिया को घेर लिया। बादल ने सूरज की रोशनी को रोक लिया, जिससे लगभग सभी डायनासोर्स की मौत हो गई। ये तबाही पूरी दुनिया में हुई और ये दुनिया का 5वां सामूहिक विलुप्ति यानी मास एक्सटिंक्शन था। काफी टाइम से हम इंसान एलियन से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए स्पेस एजेंसीज के कई सारे साइंटिस्ट इस काम में दिन रात लगे रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्टीफन हॉकिंग जैसे महान वैज्ञानिक हमेशा बोला करते थे कि हमको एलियन से कांटेक्ट नहीं करना चाहिए। तो अब सवाल आता है कि आखिर इतने बड़े साइंटिस्ट एलियन से कांटेक्ट करने से मना क्यों करते थे? देखिए, इनका मानना था कि हम इंसान आज की डेट में इतने भी एडवांस नहीं है कि अपने सोलर सिस्टम को ढंग से एक्सप्लोर कर सके। लेकिन अगर कोई एलियन स्पीसीज हमसे कॉन्टेक्ट करने के बाद धरती पर आ जाती है तो इसका मतलब है कि वो हम इंसानों के कंपैरिजन में टेक्नोलॉजिकली काफी ज्यादा एडवांस्ड होंगे। और अगर इन एलियन की इंटेंशन हम इंसानों से दोस्ती करने की बजाय हमको और हमारे धरती के रिसोर्सेज को यूज करने की हुई तो पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी खतरे में पड़ सकती है। इसीलिए हमको हमारा सारा ध्यान एलियन से कांटेक्ट करने की बजाय हमारी टेक्नोलॉजी को और एडवांस करने पर लगाना चाहिए। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि जिस हीरे को हम दुनिया की सबसे ज्यादा महंगी चीज मानते हैं, हमारी पृथ्वी पर उससे करोड़ों गुना ज्यादा महंगी चीज मौजूद है। और हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि वह चीज आप सबके घर में होती है। दुनिया की सबसे महंगी चीज सोना, हीरा या क्रिस्टल नहीं बल्कि लकड़ी है। आप सोच रहे हैं कि मैं ये क्या बकवास किए जा रहा हूँ, परंतु यह हकीकत है। दरअसल हीरे को हम इसलिए सबसे कीमती मानते हैं क्योंकि यह हमारी पृथ्वी पर बहुत ही दुर्लभ है। परंतु यदि पूरे ब्रह्मांड के स्तर पर देखा जाए तो पृथ्वी को छोड़कर लकड़ी इस यूनिवर्स में बहुत ही कम मात्रा में मौजूद है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पृथ्वी के अलावा इस ब्रह्मांड में किसी अन्य ग्रह पर शायद ही लकड़ी का कोई कतरा देखने को मिले। इसलिए यूनिवर्सल लेवल पर दुनिया की सबसे कीमती चीज लकड़ी है। मोनालिसा वो पेंटिंग है जो कई सालों तक विवादों में रही। कभी पेंटिंग को दूसरी दुनिया से जोड़ा गया तो कभी इस औरत की मुस्कान के बारे में बातें हुई, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही थी। मोनालिसा की पेंटिंग सन 1503 में इटालियन आर्टिस्ट लियोनार्डो दा विंची ने बनाई थी। इस अकेली पेंटिंग को बनाने में लियोनार्डो दा विंची ने 16 साल मेहनत की थी। यहाँ तक कि इसी पेंटिंग को बनाते बनाते लियोनार्डो दा विंची की मृत्यु हो गई थी। लेकिन सबसे अहम सवाल तो ये है कि आखिर इस पेंटिंग में दिखने वाली औरत कौन थी? इस बात का सबसे पहला खुलासा किया गया था इटालियन आर्टिस्ट वसारी की आत्मकथा में, जो लिखी गई थी लियोनार्डो दा विंची के जीवन पर, जो बताते हैं कि ये औरत का नाम था लीसा घेरर्दिनी। क्या आपने कभी सोचा है कि जब लहरों के बीच कार्गो शिप हिलती है तो इस पर मौजूद कंटेनर पानी में क्यों नहीं गिरते? आपको लगता होगा कि कंटेनर को आपस में नट बोल्ट से जोड़ा गया होगा, पर ऐसा नहीं है। क्योंकि नट बोल्ट होते तो कार्गो शिप पर हजारों कंटेनर को लोड और अनलोड करने में काफी समय लग जाएगा। इसीलिए कंटेनर में ओवल शेप का होल होता है और इसके लिए ओवल शेप का ही लॉक बनाया जाता है। ये लॉक ट्विस्टिंग मोशन में काम करता है और वर्कर्स मैन्युअली इसे लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक दिक्कत है कि इस 50 किलो के लॉक को इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचाए, और ये बहुत ही कठिन काम है। लेकिन आज के समय में ऐसे ऑटोमेटिक लॉक बनाए गए हैं जिसमें स्प्रिंग होती है, ये अपने आप ही लॉक हो जाते हैं। फिर जब मशीन से कंटेनर को उठाया जाता है तो प्रेशर रिलीज हो जाता है और वे खुद ब खुद खुल जाते हैं। क्या आप जानते हैं प्लूटो एक ऐसा ग्रह है जिसने अभी तक सूर्य की एक परिक्रमा भी पूरी नहीं की है? यानी इस ग्रह पर अभी तक 1 साल पूरा ही नहीं है। इस ग्रह को 1930 में खोजा गया था और अभी तक इस ग्रह ने केवल सूर्य की 1/3 परिक्रमा ही पूरी की है। यह ग्रह साल 2178 में अपनी एक परिक्रमा पूरी करेगा। इस हिसाब से पृथ्वी पर 248 साल इस ग्रह पर 1 साल के बराबर है। पृथ्वी पर एक नया महाद्वीप बनने जा रहा है जो हम सभी को खत्म कर सकता है। आज से लगभग 18 करोड़ साल पहले पृथ्वी के सभी महाद्वीप मिलकर एक विशाल महाद्वीप का निर्माण करते थे, जिसे पैंजिया कहा जाता था। वैज्ञानिकों के अनुसार लगभग 25 करोड़ साल बाद पृथ्वी के सभी महाद्वीप फिर से एक साथ होंगे।
और इस नए महाद्वीप को पैंजिया अल्टीमा कहा जाएगा। अंतरिक्ष में हवा या वायुमंडल नहीं है, ये वैक्यूम है। यहाँ साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि अंतरिक्ष में आपकी चीख कोई नहीं सुन पाएगा, चाहे आप कितनी भी ऊंची आवाज में चिल्लाए। लेकिन एक और पहलू है जहाँ रेडियो तरंगे अंतरिक्ष के शून्य में भी ट्रैवल कर सकती है। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में रहते हुए अपना कम्युनिकेशन बनाए रखने के लिए रेडियो वेव्स का उपयोग करते हैं, क्योंकि रेडियो वेव्स को वैक्यूम वातावरण में भी भेजा और प्राप्त किया जा सकता है। एक ऐसा ही रेडियो वेव्स प्रॉक्सिमा बी से धरती पर आया था, जिसे सेटी ने पता लगाया, जो ब्रह्मांड में जीवन की खोज के काम में लगा है। आप लोगों को तो पता ही होगा कि हमारा ब्रह्मांड हर सेकंड फैल रहा है, मगर क्या आप लोगों को पता है ब्रह्मांड का अंत कैसे होगा? स्टीफन हॉकिंग द्वारा दी गई थियरी से हमें पता चलता है कि आज से लगभग 5 अरब वर्षों में सूर्य एक रेड जाइंट बन जाएगा, जो अगले 100 ट्रिलियन वर्षों में पृथ्वी को धीरे धीरे निगल जाएगा और लगभग 500 ट्रिलियन वर्षों बाद कोई और तारे पैदा नहीं होंगे और सभी मौजूदा तारे वक्त के साथ साथ मर जाएंगे। एक एक करके ब्रह्मांड की सारी रोशनी बुझ जाएगी और पूरा ब्रह्मांड मृत तारों और ब्लैक होल से भर जाएगा। सारे ब्लैक होल अंततः मृत तारों को निगल जाएंगे और समय के साथ कुछ भी नहीं बचेगा। और वे प्रोटॉन्स जिनसे आप और मैं बने हैं, वे ग्रह, तारे, हर एक चीज, वे प्रोटॉन्स एक भौतिक शून्य में समा जाएगा और सारे ब्लैक होल एक दूसरे के साथ कोलाइड होते हुए हॉकिंग रेडिएशन के प्रभाव से शून्य में खो जाएंगे। और नहीं तो अंत में बचे 2 सुपर मैसिव ब्लैक होल के कोलाइड के कारण एक नए ब्रह्मांड का शुरुआत होगा। लेकिन फिलहाल ये सारी चीजें हमारे लिए बस कल्पना मात्र है। हमारी पृथ्वी पर एक ऐसी जगह भी है जिसे लोनलीएस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड कहा जाता है। इस जगह का नाम है पॉइंट नीमो। नीमो मतलब नोबडी। ये एक ऐसी जगह है जो किसी भी जमीन से सबसे ज्यादा दूर है। अगर आप इस जगह पर जाते हैं तो सबसे नजदीक जो जमीन होगी वो भी आपसे 2688 किलोमीटर दूर होगी। और इस जगह से जो इंसान सबसे नजदीक होगा वो इस पृथ्वी पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष में 400 किलोमीटर ऊपर स्पेस स्टेशन में होगा। ये जगह पैसिफिक ओशियन में स्थित है। ये जगह इतनी अकेली होने के कारण भी हम इंसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट काम नहीं करते या उनकी लाइफ पूरी हो जाती है, तब उन सैटेलाइट को यहीं गिराया जाता है। भविष्य में स्पेस स्टेशन को भी यहीं गिराया जाएगा। सोचिए, अगर हम किसी तरह अमर हो जाए तो हम ब्रह्मांड के बारे में कितना जान पाएंगे। क्या हम ब्रह्मांड के हर एक रहस्य सुलझा पाएंगे? देखा जाए तो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का साइज 1 लाख लाइट ईयर्स है, यानी हमें अपने गैलेक्सी के बाहर रोशनी की गति से जाने के लिए 1 लाख साल लग जाएंगे। और तो और इससे भी बड़े और छोटे अरबों खरबों गैलेक्सीज मौजूद है हमारे ब्रह्मांड में। तो जरा सोचिए, उन सभी गैलेक्सी को विजिट करने में हमें कितने साल का समय लग सकता है। फिर भी हम तो अमर है, तो मान लेते हैं हम सभी गैलेक्सीज को विजिट कर लिए, जो एक तरह से नामुमकिन है हमारे अमर रहने के बावजूद। पर उसके बाद आता है महाब्रह्मांड यानी मल्टीवर्स, जिसमें अनगिनत यूनिवर्सेस मौजूद है। तो इन सभी को विजिट करने में हमें कितना समय लग सकता है? वैज्ञानिकों के कैलकुलेशन के हिसाब से अगर हम रोशनी की गति से पूरे महाब्रह्मांड को ऑब्जर्व करें तो हमें इन्फिनिटी ऑफ टाइम्स लगेंगे, क्योंकि मल्टीवर्स इन्फिनिटी डिस्टेंस में फैला है। अगर हम सूर्य को पानी से बुझा दें तो क्या होगा? सूर्य सुपर हॉट आयोनाइज्ड गैस से बना है, जिसे प्लाज्मा कहा जाता है। सूर्य इतना बड़ा है कि लगभग 13 लाख पृथ्वी इसके अंदर समा सकता है। इसलिए अगर हम सौर मंडल के सभी पानी को सूर्य पर डाल दें तो यह समुद्र में एक बूंद की तरह होगा। इसके लिए हमसे केवल 40 प्रकाश वर्ष दूर एक प्लेनेट है जिसका नाम GJ1214b है, जो पूरी तरह से पानी से ढका हुआ ग्रह है। अगर हम इस ग्रह के पानी को स्पेस फायर होज से जोड़ दें और इसे सूर्य पर डालें तो क्या यह सूर्य को बुझा पाएगा? जब पानी सूर्य के वायुमंडल में प्रवेश करेगा तो इसे भारी प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा और सूर्य के हाई टेम्परेचर से जल वाष्प में बदलने लगेगा और फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में डिकम्पोज होने लगेगा। इतना ही नहीं, सूर्य पर पानी फेंकने से सूर्य का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, जिससे उसका गुरुत्वाकर्षण भी बढ़ने लगेगा। बढ़ते हुए इसके मजबूत गुरुत्वाकर्षण से सूर्य क्रश होने लगेगा और अधिक न्यूक्लियर फ्यूजन होगा। क्या आप बता सकते हैं सूरज से 150 मिलियन किलोमीटर दूर हमारी पृथ्वी पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? अंतरिक्ष यात्री जब अंतरिक्ष में जाते हैं तो अपने साथ पिस्तौल क्यों रखते हैं? क्या यह एलियंस से लड़ने के लिए या ब्रह्मांड में इससे भी बदतर खतरा है? 18 मार्च 1965 को सोवियत अंतरिक्ष यात्री लियोनोव अंतरिक्ष यान पर सवार हो गए। मानव जाति का पहला स्पेसवॉक पूरा करने के बाद एक खतरनाक दृश्य घटित हुआ। सूट डिजाइनिंग खराबी के कारण लियोनोव का सूट तेजी से बढ़ने लगा। न केवल वह छोटी सी हैच में जाने में असमर्थ था, बल्कि उसे इधर उधर फेंक दिया जा रहा था। तनाव के परिणाम स्वरूप सूट की ऑक्सीजन तेजी से खत्म होने लगी। पसीने ने सूट के ग्लास को भी धुंधला कर दिया और वह होश खोने लगा। बस जब उसने सोचा कि वह अंतरिक्ष की विशालता में समाप्त होने वाला है, तो लियोनोव ने सूट की ऑक्सीजन को छोड़कर अपने जीवन को जोखिम में डालने का फैसला किया और बिना किसी घटना के 8 मिनट बाद अंतरिक्ष यान में लौट आया। लेकिन एक ऐसे अंतरिक्ष यान के लिए जो लगभग 1 घंटे में दुनिया का चक्कर लगा सकता है, यह एक बड़ी गलती थी। 8 मिनट की इस देरी के कारण जब अंतरिक्ष यान पृथ्वी पर लौट रहा था तो उसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र अपने रास्ते से भटक गया था और पुनः प्रवेश के एरोडायनामिक इफेक्ट के कारण अंतरिक्ष यान अपनी उतरने की जगह से हजारों किलोमीटर दूर चला गया।
और अंततः साइबेरिया के अनछुए जंगलों में उतर गया। लेकिन उन दिनों कोई ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम नहीं था, इसलिए बचाव कर्मी पहले वहां नहीं पहुंच सके। जब अंतरिक्ष यात्रियों ने हैच खोला तो उन्होंने खुद को बर्फ से ढके जंगल में पाया।